सहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजीत। फैबुलस टॉक्स के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिनका सौभाग्य 26 साल तक लगातार सोता रहा। लगातार उन्होंने प्रयास किए, लगातार असफलताएं उनके कदमों को चूमती रहीं, लेकिन उन्होंने अपने कदमों से उन असफलताओं को लगातार ठोकर मारने की कोशिश की। हमारे बीच हैं श्री वेद प्रकाश मिश्रा, जिन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा क्लियर की है और पीसीएस में उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित किया गया है। इसी प्रकार उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद को सुशोभित करा जाना उचित समझा गया है बिहार सरकार द्वारा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री वेद प्रकाश मिश्रा से कि वह स्टेज पर आएं और अपने बारे में हम सबको बताएं कुछ। फैबुलस की टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी अजीत जी ने बताया कि मेरा चयन यूपी पीसीएस 2020 में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर और बिहार पीसीएस में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे हुआ है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से अपनी इस जर्नी के बारे में बात करूँगा। तो पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मऊ में हुई। उसके बाद मैंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा इलाहाबाद से पास की है और मैंने अपनी इंटरमीडिएट और उसके बाद में जो ग्रेजुएशन में जो मैंने बीटेक किया है वो मैंने विशाखापट्टनम से किया है, आंध्रा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद कुछ साल एक प्राइवेट फर्म में काम करने, प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद मैं सिविल सेवा में आने की मैंने सोची और फिर मैं इसकी तैयारी में लग गया। और इसके दौरान बहुत सारी असफलताएं मैंने देखी हैं। तो कहते हैं कि हाँ, असफलताएं रहीं, जारी रहीं, चलती रहीं। और उसके बाद फिर मैंने लगातार एग्ज़ाम देता रहा और अंततः जो है मुझे एक सफलता मिली है। तो मैं स्पेशली फैबुलस टीम की इस टीम को और श्याम सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया जहाँ पर मैं अपनी बात आप सबके सामने रख सकूँ। तो अगर आप लोग कुछ सवाल है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। वेद सर, सबसे पहले तो हमारी सभी फैबुलस टीम के सारे श्रोताओं और जितने भी हमारी टीम मेंबर हैं उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके चयन होने पर। थैंक यू। अब चूंकि आप एक माइलस्टोन है हम सब लोगों के लिए, इंस्पिरेशन है, तो हमारे जितने भी श्रोता हैं वो सब जानना चाहेंगे और ख़ास करके वो जो सिविल परीक्षाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई किस प्रकार हुई है। पढ़ाई के मामले में ये कहूँगा, मैं पढ़ने में बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट ही था। मतलब ऐसा था कि पढ़ाई ठीक ठाक चल जाती थी। जैसे कि क्लास में लगा कि यार क्लास में आप टॉप 3 में आ रहे हैं तो काफ़ी है। और उसके बाद फिर और भी जो गतिविधियाँ थी, जैसे खेल कूद हुआ, थिएटर करना हुआ या और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लेना हुआ, ये मेरी उसमें अभिरुचि में रहे। तो हमेशा मैं एक तरह से कोशिश ये रही कि पढ़ाई भी होती रहे और साथ साथ अन्य चीज़ों को भी देखते रहें। तो अगर आप ब्रिलियंसी का अगर पैमाना पढ़ाई मानते हैं तो मैं तो शायद उसमें उतना खरा नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश की है कि जीवन के जितने भी और पहलू होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो खेल कूद हो गया, उसके अलावा और भी चीज़ें उनमें लगा रहा। पढ़ाई मेरी जो हुई वो बहुत ही बेसिक स्कूलों में हुई, बहुत ही नॉर्मल से स्कूलों में हुई, कोई बहुत खास स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। जिस स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई 8वीं तक की है, स्कूल आदि छप्पर के स्कूल में, छप्पर के बने भवन में चलता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी लगन और मेहनत लगी रही, आगे बढ़ने की एक जिजीविषा थी कि हाँ अच्छा करना है। जितने संसाधन थे उन्हीं संसाधनों में मैक्सिमम देने की कोशिश की है। थोड़ा लेट कभी कुछ समस्याएं आती रही, बट हाँ कुल मिलाकर जर्नी ठीक रही है। वेद साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है जो कि हर एक एस्पिरेंट का होता है कि आपका असफलता से लेकर सफलता तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र अब तो मैं कहूँगा बहुत ही रोमांचक रहा क्योंकि जब हम ऐसी जर्नी में चलते हैं तो असफलता मिलना लाजमी है। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सफल आते हैं, एक या दूसरे प्रयास में सफल आते हैं, वो शायद विरले लोग होते हैं। मैं
जो हम जैसे मीडियाकर लोग हैं, ज़्यादातर जो जनता है, मैं उसकी बात करूँगा, तो मुझे भी असफलताओं का मुंह बहुत देखना पड़ा। मतलब मैं अपनी अगर जर्नी को एक कोट में कुछ कहूँ तो ये फेल्योर ऑफ फेल्योर्स हो जाएगी कि मैंने अपनी हार को कैसे हराया है, जो सफलता मिली है। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे जो आत्मविश्वास है वो ऊपर नीचे होता रहा। कभी लगा कि हम इस चीज़ को छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं, जॉब करते हैं। लेकिन एक था कि अंदर एक सपना था, एक जुनून था, जो हमने कभी बचपन में कभी देखते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है समाज के लिए, या आप कुछ बनना चाहते हो, तो वो चीज़ जो है मुझे बार बार उद्वेलित करती थी कि नहीं, छोड़ना नहीं, लगे रहना। जब तक मौके हैं, जब तक आपके अंदर लग रहा है कि आपने अपना 100% नहीं दे दिया, अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, तब तक आप लगे रहिए। जिस दिन आपको लगता है कि आपका 100% आपने दे दिया है, आपको खुद को लगता है, तो अगर सच में आपने 100% दे दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सफल हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं बात, फिर कोई बात नहीं, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो जो मेरी जर्नी रही है, इस जर्नी में ये रहा कि असफलताएं मैंने बहुत देखी, हर असफलता से कुछ सीखा, कुछ अच्छा करने की कोशिश की। अब होता है कि एक चीज़ आप थ्योरी में देखते हो कि थ्योरी मैंने बनाई, मैं ये करूँगा, प्रैक्टिकल में चीज़ हो नहीं पाती है। तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ की, उन गलतियों पर फिर मैंने काम किया, और जब उन गलतियों को मैंने सुधारा, उनके ऊपर काम किया, तो फिर मुझे सफलता मिलती गई। और एक साथ दो स्टेट पीसीएस की एग्जाम मुझे सफलता मिली है। तो यह जर्नी एक ऐसी रही है कि हाँ, मेरा इसमें कुल मिलाकर एक लाइन में ये कहना चाहूँगा कि आपका जो मेन एम है, जो आपका फोकस, जो आपका सपना है, अगर आप उसे छोड़ते नहीं हैं और उसके प्रति ईमानदारी से काम करते हैं, हो सकता है काम आप पूरा 100% ना देके आप थोड़ा कर रहा हूँ, आपको 6 घंटे पढ़ना, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप धीरे धीरे सही उस तरफ बढ़ रहे हो, तो एक तरह से आपको सफलता मिल ही जाती है किसी न किसी। बस यही है कि लगे रहिए और जीत मिल जाएगी। थैंक यू। एक सवाल मेरी तरफ से मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप सफलता जब तक आपको नहीं मिली थी, तब तक समाज का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, परिवार वालों का कैसा क्या व्यवहार था, और सफल होने के बाद में उस व्यवहार में क्या आपने कुछ अंतर महसूस किया? देखिए, हमारे समाज की परिपाटी है कि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। जो मेरा संघर्ष का दौर था, संघर्ष में बहुत से लोग थे जो बुरा भला बोलते थे। तो मैंने ये सोचा कि मुझे उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे उन लोगों का साथ देना है जो मुझे साथ दे रहे हैं। एक कहानी ऐसी है कि जब मैं छोटे से जब पढ़ाई करता था स्कूल में, तो उस समय एक हमारे टीचर थे, और शायद मुझे पसंद करते थे, ज़्यादा पसंद करते थे। उनका था कि उन्होंने कह रहे कि तुमसे तो क्या बात करें, तुम्हारा IQ कम है। चूँकि मैं बचपन थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था लोगों से। एक होता है कि आप खुलने में टाइम देते हो, तो वो टीचर शायद ऐसा लगा कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे वो बात उस समय बुरी लगी थी। लेकिन जब मैंने घर पे बात की अपने दादाजी से, जो कि मेरे एक तरह से मोटिवेशन के सारे स्रोत रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बातों से घबराना नहीं चाहिए। आपको अगर समाज में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब कि वो आपको तो जानता नहीं है या फिर बहुत से जानता है। तो चूंकि वो टीचर है तो आपको अच्छे से नहीं जान रहे होंगे, उन्होंने जजमेंट पास कर दिया। तो इन सब चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी दौर में बहुत ऐसे लोग रहे कि जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। इसमें मेरे कुछ अच्छे दोस्त रहे। सबसे पहले मैं परिवार के लोगों का बोलना चाहूँगी, मेरे भाई लोग थे, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जब भी गिरा हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे मित्र रहे हैं बहुत सारे, कुछ मित्र यहाँ पे भी हैं, तो उन्होंने बहुत मेरा हमेशा मेरी इस जर्नी को उन्होंने अपनी जर्नी मानकर मुझे साथ लेकर दौड़ाया है कि चलो दौड़ो, तुम भी वो रेखा पार करनी है। तो अभी जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे अजीत भाई, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि वो मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है। इसके अलावा और भी सारे दोस्त हैं। तो एक वो रहता है कि आपको लोग बोलते हैं, वो बुरा लगता है, उस बुरे को आप अपनी शक्ति बनाइए। ऐसा नहीं कि उसे दिखाना है, आपको उसे दिखाना नहीं है, आपको अपनी शक्ति बनानी नहीं। चलो ये जो मेरे लिए है एक संबल देगा, एक बल है कि नहीं उसने बोला है तो उसे गलत साबित करना है, उसको पॉजिटिव में लीजिए और फिर अपनी शक्ति पूरी जी जान लगा के जुट जाइए अपने जो भी अपना लक्ष्य है, और आप लक्ष्य को जरूर लीजिए। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं कभी कभी अपने मोटिवेशन के सेल्फ मोटिवेशन की कविताएं लिखता हूँ, तो एक लाइन लिखी थी कि है तिमिर घना तो क्या हुआ, सुबह अभी बाकी है तिमिर घना तो क्या हुआ, सुबह अभी बाकी है,
मेरे यहाँ होने की वजह अभी बाकी है। मेरी वजह ये थी कि मुझे सक्सेस पाना है, सक्सेस नहीं मिली थी, तो उस वजह के लिए ठहरे रहना और इंतजार करना कि कब आपका समय आएगा, छलांग मार सकूं। वेद सर, ऐसा कहा जाता है कि जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है वो एक काफ़ी लंबी जर्नी होती है। जैसा कि आपने 2012 में ग्रेजुएशन की, 2021 में, तो 9 साल में निरंतर प्रयास करते रहना, इसमें कदम तो डगमगाए होंगे। तो वो जब कदम डगमगाते हैं, आपका हौसला टूटता है, अपना मन अपने आप से हारता है, तो आप क्या करते थे कि सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आप आगे बढ़ते रहें? सिविल सेवा की तैयारी मैंने एक्चुअली 2014 के टाइम से शुरू की थी। ये बात सच है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कदम डगमगाते बहुत हैं और एक दलदल भी है, इससे वापस जाने का मन भी नहीं करता है। तो मैंने भी कई बार सोचा कि मैं इससे बाहर निकलूंगा, छोड़ दूंगा, नहीं हो रहा है। ये ख्याल हम सभी के मन में आते हैं, हम सब एक आम इंसान हैं, सबके मन में आता है। लेकिन आम से खास बनने की जो आपकी जर्नी है, वो जर्नी का पहला कदम जो ना आपके मन में शुरू होता है। आपने अंतर मन में जो सोचते हो कि नहीं, ये ख्याल मेरे बीच आ रहा है, ये मैं डगमगा रहा हूँ, तो मुझे संभलना है। संभलना भी आपको खुद ही है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपका हाथ थामने वाले लोग बहुत कम होंगे। सब लोग आपको रिडिक्यूल करेंगे, सब लोग कहेंगे बहुत आए बनने वाले, बहुत आए ISPC बनने वाले। लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो वही सारे हाथ आपसे आपको छूना चाहेंगे। आपने देखा होगा ना, बाहुबली में एक सीन है, जब वो बाहुबली ज़्यादा सब लोग वैसे टच करते हैं उसको, कुछ वैसा ही होता है। वास्तविकता है कि जब आप सफल होंगे आप लोग सब, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो उसमें है कि हाँ, जब कदम डगमगा रहे हैं आपके, तो आपके पास ऐसे अच्छे लोग हों, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके जो शुभचिंतक हों, जो आपको मोटिवेट करते रहे। नहीं भाई, आप कर रहे हो, आप करो, हम आपके साथ हैं। बाकी दुनिया जो कहती है कहेंगे, दुनिया का काम ही कहना, लोग बातों क्या लोग कहते रहेंगे। तो ये है कि हाँ, आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके। एंड थैंक गॉड मेरे पास एक अच्छी फैमिली थी, मेरे पास एक बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं जो कि हमेशा हर कदम पे मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये ऐसे रहा। थैंक यू। वेद सर, आज अनेकों स्टूडेंट सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और कई निरंतर बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। उन सब का आपसे एक सवाल होगा कि आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन क्या हुआ करता था? अच्छा सवाल है ये। रूटीन कैसा है कि चूँकि मेरी जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है, रूटीन भी कई तरीके से बदलाव भी हुए हैं। बेसिक मैं ये बताऊँ, जो परीक्षा मैंने पास की है और उसकी अगर रूटीन के बारे में बताऊँ तो ये था कि रूटीन तो है कि आपको पढ़ना है, मतलब अब वो सिलेबस के हिसाब से, और आप जो भी परीक्षा देना है, चाहे वो SSC की हो, PCS की हो, या फिर UPSC की हो, या फिर कोई अन्य परीक्षा, जो JEE नीट जो भी परीक्षा है, स्कूल की परीक्षा है, आपको पढ़ना तो होता है। उसमें ये होता है कि आप सिलेबस को चार्ट आउट करते हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या है, और पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहला काम करना है जो पुराने क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं आप उनको देखिए। आप जो क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रवृत्ति है, जो पैटर्न है, आप उसको पकड़िए कि हाँ इस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उनको पहले खत्म करिए। उसके साथ क्या होगा, सिलेबस में कुछ और हिस्से होंगे जो छूट जाएंगे, फिर आप उनको थोड़ा सा कम ध्यान देकर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का एक सेट पैटर्न चला आ रहा है 5-6 सालों से, और आप अगर उसको फॉलो करते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो मेरी रूटीन में था कि मैं चूँकि जब मैं बीटेक करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं रात में पढ़ना पसंद करता था, और रात में दिमाग शायद ज़्यादा तेज काम करता होगा। लेकिन ये था कि इसके दौरान मैंने ऐसा रूटीन बनाया कि मैं सुबह उठ जाता था, और सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर का पढ़ना होता था। न्यूज़पेपर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे लगते थे। उसके बाद फिर अपना वही सिलेबस के हिसाब से सब सब्जेक्ट मैंने बांट लिए थे, और उनको फिर करते रहता था। इस सब के अंदर जो मैंने शुरुआत में गलती की वो है कि रिविज़न ना करना। तो मैं आप लोगों से कहूँ कि रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ऐसा आप अपना प्लान बनाएं। और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी भी तरह के एग्जाम की हो। आप जब रिवीजन करते हैं तो चीज़ें आपके अंदर ठहरती हैं, और चीज़ें ठहरती हैं तो फिर वही आपको सफलता दिलाती हैं। तो एक मोटी तौर पर यही रहा है। थैंक यू। वेद सर, आपका रोल मॉडल और आपका इंस्पिरेशन क्या है? जीवन के इस दौर में रोल मॉडल कई रहे हैं, इंस्पिरेशन भी कई रहे, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मुझे शुरू से एक समाज के लिए कुछ करना है,
अच्छा करना है, इसकी प्रेरणा मुझे अपने दादा से मिली। मेरे दादा चूँकि समाज सेवी थे, वो समाज सेवा करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये सिविल सर्वेंट होते हैं, जो IAS IPS PCS अधिकारी होते हैं, ये लोग जो बनते हैं, ये समाज की सेवा, ये समाज के लिए बहुत अहम अधिकारी होते हैं। सारे पॉलिसीज़ को इन लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे जनता का इनसे सीधा सरोकार रहता है। तो वो चीज़ मेरे अंदर घर कर गई थी बचपन में ही कि हाँ, कुछ बड़ा आदमी बनना है, कुछ अच्छा करना है। चूँकि बचपन की मोटिवेशन थी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में थी। जब बड़े हुए तो लगा कि नहीं, बस वो इस पर हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में आता है। और जब कोशिश करते रहे तो इंटरेस्ट और बढ़ता गया। जब हमने अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में पढ़ा तो और जाना, बड़े होकर और जब समझ आई तो लगा कि हाँ, अभी हमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो मुझे लगा कि जैसे सोच मैं रखता हूँ, अगर मैं सर्विस में जाता हूँ तो शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा, एक वो सोच थी। तो फिर इसी सोच के साथ आया। और अगर पर्सनल मोटिवेशन बोले तो जब हम स्कूल में थे तो भारत में एक, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन रहे थे, 2002 के आसपास की बात, 2007 के बीच में। तो मुझे नहीं लगता कि उस दौर में जो ये बच्चा अपने टीनेज में होगा उसके लिए वो एक रोल मॉडल रहे ही होंगे। तो मेरे भी एक रोल मॉडल तौर पे APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं। इसके अलावा मुझे विवेकानंद जी बहुत ही मतलब पसंद हैं, उनकी जो सोच है और जिस तरह से युवाओं को प्रेरित करते हैं। और फैमिली में मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि खुद एक सिविल सर्वेंट हैं, तो वो मेरी प्रेरणा के सूत्र हैं। ठीक है विज सर, हमारे दर्शकों की जानने की इच्छा है कि सफलता का मूल मंत्र, यदि कोई मूल मंत्र है तो आपके अनुसार वो क्या है? जो मैंने अपनी इस जर्नी सीखा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि लगे रहना। आप लगे रहिए। अगर आपकी मंजिल और आपकी मंजिल की दिशा सही है तो देखिए क्या होता है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर किसी का दिमाग, हर किसी समझ एक जैसी होती है। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई थोड़ा देर से पाता है। ऐसे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लगे रहिएगा। अगर आपको पता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आप खरगोश की चाल से चलिए या कछुए की चाल से चलिए, आपको मंजिल एक दिन जरूर मिल जाएगी, आप वहाँ पहुँचेंगे। और एक चीज़ है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी असलियत का एहसास होना चाहिए। ये जिद मत रखिए कि नहीं जीतना ही है। जिद रखेंगे तो शायद जिद में आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। विश्वास रखिए आप जीत सकते हैं। जीतने का विश्वास अगर आपके पास है, और जो मैंने कहा कि लगे रहिए, लगे रहेंगे। लगे रहने का मतलब ये नहीं कि बस हाँ ऐसे पड़े नहीं। लगे रहने का मतलब है कि आप सब कुछ अपना झोंक रहे हैं, आप सब कुछ में दे रहे हैं। जितना आपके पास अभी है आप सब कुछ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। मेरे लिए आपके लिए मंत्र तो यही है। थैंक यू। वे सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक एस्पिरेंट और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने की तैयारी के साथ साथ कविताएं भी लिखा करते हैं। जी। तो आप क्या हमारे साथ अपनी कुछ कविताएं या एक ही कविता कम से कम साझा करना चाहेंगे? तो बिल्कुल हमारा मतलब सौभाग्य सा होगा। जी बिल्कुल। हाँ, ये सच है कि मैं, चूँकि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो तो जैसे मैं बताया कि आपके साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तो आप अपने मोटिवेटर खुद ही होते हैं। आपको सेल्फ मोटिवेट करना होता है, और जो बहुत ज़रूरी होता है। आप और अन्य किताबें पढ़ते हैं, तो मैं इसके लिए खुद की कविताएं लिखा करता था, खुद को मोटिवेट करने के लिए। सेल्फ मोटिवेटिंग या जो थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सके वैसी कविताएं लिखता था। तो हालांकि मैं कविता जरूर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले 4 लाइनें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ और पल जिंदगी से उधार ले आया हूँ, मैं ठीक होने के लिए ही बीमार होया हूँ। कभी कभी आपको ठीक होने के लिए बीमार होना पड़ता है, वो पता नहीं था आप ठीक हो नहीं हो। बीमार होते हो तो पता चलता है कि हाँ यार ये दिक्कत थी, अब ये सही हो गई है। तो ये कि कुछ और पल जिंदगी से उधार ले आया हूँ, मैं ठीक होने के लिए ही बीमार होया हूँ। और कोई है तो उसने मेरी भी कहानियों को, मैं अपने साथ हादसों का एक बाजार ले आया हूँ। खैर ये तो रहा। अब मैं आप लोगों को एक अपनी कविता सुनाना चाहूँगा जो मैंने लिखी थी बहुत पहले। और ये था कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो मैं कैसे लड़ रहा हूँ। ये उसकी बात थी कि चल रहा समर है ये, चल रहा समर है ये, प्रचंड अभी पहर है ये, जोश की डगर, जोश की लहर है ये, जीत की डगर है ये। रास्ते हैं घने मुश्किलों से बने, रास्ते हैं घने मुश्किलों से बने, जो रुक गया जो थक गया तो मनुष्य फिर क्यों बने, जो रुक गया जो थक गया तो मनुष्य फिर क्यों बने। जो है डर लक्ष्य का, जो है डर लक्ष्य का तो भेद कर ही आऊंगा, जो है डर लक्ष्य का तो भेद कर ही आऊंगा, जो मिट गया इस रण में तो एक नए क्षण में आऊंगा, जो मिट गया इस रण में तो एक नए क्षण में आऊंगा। और सफर अधूरा है अभी, सफर अधूरा है अभी, मंजिल अभी बाकी है,
लहरों से है लड़ रहे, साहिल अभी बाकी है। सफर अधूरा है, अभी मंजिल अभी बाकी है, लहरों से है लड़ रहे, साहिल अभी बाकी है। और इसका लास्ट पैराग्राफ ऐसे आता है कि मुश्किलें हजार हैं, मुश्किलें हजार हैं, समय का ही प्रहार है, अकेला ही यूं खड़ा ये मेरा प्रतिकार है, अकेला यूं खड़ा ये मेरा प्रतिकार है। थैंक यू वेरी मच। और फैबुलस की इस शानदार टीम को, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि आप लगे रहिए। और होता यह है कि सारे दीपक एक साथ नहीं जलते हैं, लेकिन दीपक वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब सब दीपक बुझ जाएं तो कोई एक दीपक जलता है, उसकी मात्रा ज़्यादा आती है। तो बस वो दीपक बनने की कोशिश करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।